हैं। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चनों को लेकर आए हुए हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट अवश्य देखें। पहला प्रश्न है, चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध है किस आंदोलन से है? 4 ऑप्शन है, बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों, चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों की कटाई के विरोध में किया जाने वाला आंदोलन है और ये हुआ था उत्तराखंड राज्य में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड राज्य में हुआ था। और इस आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता थे चंडी प्रसाद भट्ट और इनके सहयोगी थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध है चिपको आंदोलन से है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ध्यान रखिएगा, पूछा जाए पांडुरंग हेगड़े का संबंध किस आंदोलन से है? बताइएगा एपी को आंदोलन से है। मेधा पाटकर का संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ये सारे पॉइंट भैया नोट कर लो, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, पादप वृद्धि अर्थात पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त बताना है कौन सी मिट्टी होती है। तो भैया मेरे पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त होती है दोमट मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। इसके साथ ध्यान रखना, एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो बताइएगा काली मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त। ठीक है, अगला है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? आप सभी को पता है जो पोलियो है वह वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, और भारत को पोलियो मुक्त वर्ष 2014 में घोषित किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि पोलियो के जो टीके की खोज है वो किसने की है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा जॉन्स सॉल्क ने पोलियो के टीके की खोज की है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, लावड़ी और तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए बहुत ही फेमस है लावड़ी और तमाशा, और ये दोनों कहाँ फेमस हैं? तो ये भैया महाराष्ट्र के लोक नृत्य। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा गुजरात का जो गरबा है और डांडिया है ये भी भैया बहुत फेमस है। यहाँ से भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना ये दोनों कहाँ के हैं? गुजरात के। अगला है, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास कितना होता है? तो देखिए इसको हम डायग्राम से बताते हैं। ये अपना क्या है? ऊर्जा का पिरामिड है। तो सबसे नीचे इसमें क्या होता है? उत्पादक होता है। फिर क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता होगा यहाँ पर, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता और सबसे ऊपर क्या होगा? अपघटक होगा। तो साथियों जब क्या है एक स्तर से दूसरे स्तर में जो ऊर्जा है यहाँ पर जाती है तो केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है एक स्तर से दूसरे स्तर में, बाकी 90% क्या है? ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। तो यहाँ पर ऊर्जा ह्रास की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है, तब आपका आंसर होता 10%। तो मैंने डायग्राम से समझा दिया है, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। भोपाल गैस त्रासदी में मेथिल आइसोसाइनाइड की अभिक्रिया किससे हुई थी जो त्रासदी का कारण बनी थी? तो मेरे भाई भोपाल गैस त्रासदी जो बहुत बड़ी घटना हुई थी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वर्ष 1984 में, और इसमें साथियों जो मेथिल आइसोसाइनाइड गैस है इसकी अभिक्रिया हुई थी भैया जल से। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जिस कंपनी में घटना हुई थी उसका नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? कानपुर, लखनऊ, शिमला या फिर कटक?
तो मेरे भाई केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र ए है भैया उत्तर प्रदेश के कानपुर में, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो बताइएगा शिमला में है। पूछा जाए चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो बताइएगा कटक में है। क्लियर। चलिए अगला है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो भैया ये आप हम सभी का कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है कि हम क्या करें, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें और एवं सुधार करें। और ये है भारतीय संविधान के 51 अनुच्छेद में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। अगला है, वायुमंडलीय दाब का मात्रा क्या है? बार, ल्यूमेन, डावसन या फिर क्यूरी? साथियों आप सभी को पता है जो वायुमंडलीय दाब है भैया ये मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। और इसमें जो दाब की यूनिट है वो होती है बार। क्या होती है? बार होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए ओजोन परत की मोटाई को किस में मापा जाता है तो बताइएगा डावसन में मापा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भैया सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है नेक्स्ट ओलंपिया। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो बताइएगा माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। यदि आपसे पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो बताइएगा गैनीमीड है। पूछा जाए शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो बताइएगा टाइटन। ये सारे पॉइंट भाई एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं। मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो एग्जाम में नहीं आती, सब ऐसा बताऊंगा जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए आप सभी जानते हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये क्या करती हैं, अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं, जिसकी वजह से क्या है वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखें जो ओजोन है ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन जो ऑप्शन ए में कहा गया है ये गलत है भाई मेरे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ए ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मीथेन को भैया मार्स गैस कहा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है आग बुझाने वाली गैस, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस तो भैया ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो भैया ध्यान रखिएगा मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के खिलाड़ी थे, इन्हीं की जयंती पर प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। पूछा जाए विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है तो बताइएगा 25 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर। अगला है अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहां पर वन होंगे। देखिए यहां पर भैया ध्यान रखिएगा क्षेत्र कैसा है, उष्ण क्षेत्र है और वहां पर क्या है अधिक वर्षा होगी। तो आप सभी जानते हैं वहां पर वन कैसे होंगे, जब वहां पर ऐसी कंडीशन है भैया तो वहां पर जो वन है वो कैसे होंगे, सदा हरे भरे वाले वन होंगे। अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, सदा हरित वन ऐसी जगह पर भैया होंगे। ठीक है। चलिए भैया इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 पर। कौन सा जीव स्वमलभोजी है? स्वमलभोजी का मतलब क्या है, ऐसा जीव जो अपने मल को खाता है उसी को कहा जाता है स्वमलभोजी। तो भैया वो है खरगोश। आप कहोगे खरगोश कैसे है,
तो मेरे भाई जो खरगोश पहले अपना भोजन खाता है तो पहली बार में उससे क्या है, उसको ऊर्जा नहीं मिल पाती। इसलिए क्या है, खरगोश अपने मल को पुनः खाता है तो उससे क्या है, उसको ऊर्जा मिलती है। यहाँ पर जो खरगोश है अर्थात स्वमल भोजी है, अर्थात अपने मल को पुनः खाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पूछा जाए कौन सा जानवर बांस खाता है तो बताइएगा पांडा। ठीक है, ये क्या खाता है, ये बांस खाता है। अगला प्रश्न क्या है, मोतियाबिंद नामक रोग के लिए उत्तरदायी प्रदूषक कौन सा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे भैया हम दम घोटू गैस कहते हैं। अब आप कहोगे भैया दम घोटू गैस इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे क्रिया करती है, जिससे जो हमारी ऑक्सीजन वहन क्षमता है वो क्या है, कम हो जाती है और हमारा क्या है, दम घुटने लगता है, यहां तक कि मृत्यु भी व्यक्ति की हो सकती है। इसलिए इसको नाम दिया गया है दम घोटू गैस। बात करें यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की तो भैया इसे क्रैकिंग गैस कहते हैं। क्रैकिंग गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि यदि लगातार यदि किसी पत्थर पर प्रभावित की जाए तो पत्थर क्या है, टूट जाएगा, इसलिए इसे नाम दिया गया क्रैकिंग गैस। बात करें यहां पर ओजोन की तो भैया ओजोन कहां पर पाई जाती है, ये हमारे समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारी पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है। तो यहां पर जो ऑप्शन डी में कहा गया पराबैंगनी किरणें, तो ए होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, हानिकारक पराबैंगनी किरणें, इनसे क्या है, हमारे लिए त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारियां होती हैं। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला है, भारत में किस वर्ष से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, बताएंगे आप लोग। तो मेरे भाई वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये लागू हुआ था वर्ष 1972 में। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए वन संरक्षण अधिनियम कब आया था या कब पारित हुआ था, तो वन संरक्षण अधिनियम की जब बात होगी तो बताइएगा वर्ष 1980 में। यदि आपसे पूछा जाए जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब आया था, तो बताइएगा वर्ष 1974 में। ये अधिनियम से भैया एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, इसलिए अधिनियम तो आप घोल के पी जाओ, एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा आपके एग्जाम में। अगला है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं। तो मेरे भैया जो कीटभक्षी पौधे होते हैं यह ऐसी जगह पर होते हैं जिस मृदा में नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है, इसीलिए पौधे क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं, जिससे क्या है, उनमें जो नाइट्रोजन की कमी है उसकी आपूर्ति होती है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी के साथ जाएगा। जैसे नेपेंथेस जो कि हमारे मेघालय राज्य में पाया जाता है, एक कीटभक्षी पौधा होता है जिसको हम घटपर्णी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न क्या है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, बताएंगे आप लोग कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो भैया मेरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल, जो है कहां पर, तो भैया ये अफ्रीका में है। कहां पर है, ये अफ्रीका में है। लेकिन पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो बताइएगा थार का मरुस्थल है। ठीक है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, तिलचट्टे को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो भैया तिलचट्टे को रखा जाता है सर्वाहारी श्रेणी में, क्योंकि भैया ये जो वनस्पति से उत्पन्न उत्पाद होते हैं उनको भी खाता है और सड़ी गले जो मांस होता है उनको भी ये खाता है, इसलिए इसको सर्वाहारी श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। तो मेरे भाई पारिस्थितिक तंत्र में जो तत्वों का चक्रण होता है उसे कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी मत मार देना मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।